दर्शकों नमस्कार है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं प्रियंका सिंह कश्यप और आज आपको मिलाने जा रही हूं सीहोर जिला के किसान बाने सिंह दांगी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत व लगन से अपना एक मुकाम हासिल किया। और आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी मुँह ज़बानी। नमस्कार दांगी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपने अपना व्यापार कब से शुरू किया? हमने पिछले 7-8 वर्षों से जो है खेती प्रारंभ की और 8 साल पहले हमारे पिताजी जो है खेती करते थे और वो परंपरागत तरीके से जो आज किसान लोग खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती करते थे। लेकिन जब हमने देखा और सुना कि पंजाब के अंदर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिस ट्रेन में कैंसर के मरीजों को भर करके और बम्बई इलाज के लिए ले जाया जाता है, तो हमने देखा कि आज हमारे मालवा क्षेत्र में वो स्थिति निर्मित न हो, इसलिए हमने जैविक खेती प्रारंभ की। और जैविक खेती साथियों एक ऐसी खेती है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल, रासायनिक उर्वरक, फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ उसमें उपयोग नहीं होता है। जैविक खेती एक सरल भाषा में अगर कहें तो हमारे पूर्वज जो खेती करते थे, अपना गोबर और अपनी ही कुछ दवाएं, नीम गौमूत्र से दवाएं तैयार करते थे, उसी प्रकार की ये खेती है। इसमें किसी प्रकार का रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता है और परंपरागत तरीके से जो खेती होती है उसी प्रकार की ये खेती है। और इसमें जो है एक स्वाद, जो पहले के समय में जो स्वाद आता था, हमारे पूर्वज लोग जो अन्न का उत्पादन करते थे, उसी प्रकार का नेचुरल स्वाद इस अन्न के अंदर आ जाता है। तो इसलिए हमने ये खेती की शुरुआत की। और आज सबसे बड़ी समस्या है जैविक खेती नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक मेन कारण है कि किसान लोग जो है अपने खेतों में अपने हाथ से आग लगा रहे हैं, जो नरवाई में आग लगा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि खेतों में आग नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वो अपने घर में आग लगा रहे हैं। क्योंकि हम अगर अपने घर में आग लगाएंगे तो हमारे घर में सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा घर हमारा खेत ही है, और खेत में हम अगर नरवाई में आग लगाएंगे तो उसमें 3 तरह से हमारा नुकसान होता है। एक तो आध्यात्मिक तरीके से अगर देखा जाए तो कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जो हमारी खेती में हमारे लिए लाभदायक हैं, वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में भौतिक दृष्टि से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अगर हम खेतों में आग लगाएंगे तो जो हमारा नेचुरल खाद, प्राकृतिक खाद जो बनता है, वो खाद जल कर के नष्ट हो जाएगा। और तीसरा आर्थिक लाभ, क्योंकि जब नेचुरल खाद जो है बनकर नष्ट हो जाता है तो हमें फिर जो है केमिकल वाले खाद की उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो हमें पैसे का उसमें नुकसान होता है और हमारी ज़मीन भी बंजर हो जाती है। और जिस अन्न को हम रासायनिक तरीके से उत्पादित करते हैं, उसका प्रयोग अगर जो उपभोक्ता करते हैं तो उन्हें तरह तरह की नई बीमारियां घेर लेती है। इसलिए इन सब बातों पे हमने विचार करके और हमने जो है रासायनिक खेती से छुटकारा पाया और पिछले 5-6 वर्षों से हम जैविक खेती कर रहे हैं। और हमने मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था भोपाल द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन भी पिछले 4 वर्षों से करवा रखा है। और इस खेती में किसी प्रकार के कोई भी केमिकल की एक सुई के नोक के बराबर भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से जब प्रमाणित हो जाते हैं तो हमारे पड़ोस के जो किसान लोग हैं जो रासायनिक खेती करते हैं, उनके खेत का पानी तक भी हमारे खेत के अंदर बह करके नहीं आता है। इस प्रकार जो है जैविक खेती की जाती है। अच्छा दांगी जी, फसलों में जैविक प्रबंधन कैसे करते हैं, तो बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो हमारी जो शुरुआत होती है जैविक खेती की, उसमें इतनी ज़्यादा परेशानी आती है कि हमारा जो उत्पादन है वो घट करके आधा हो जाता है। और इसको कोई बिरलाई किसान जो है, हमारा जैसे सीहोर जिला है, पूरे सीहोर जिले में मात्र हम सर्टिफाइड किसान, वैसे तो कई लोग मतलब करते हैं, लेकिन सर्टिफाइड किसान जो MP शोका से सर्टिफाइड है, मात्र 2 किसान हैं। क्योंकि ये इतनी कठिन है, ये कोई सरल खेती नहीं है। इसमें हमारा उत्पादन घट करके आधा हो जाता है। और इसमें क्योंकि जो रासायनिक लोग खेती करते हैं
उसमें कई प्रकार की दवाएं मिलती है, उन दवाओं को वो छिड़क करके जो है और कीट पे प्रबंधन कर देते हैं। लेकिन हमें कीट प्रबंधन करने के लिए इसमें स्वयं को अपनी दवाएं बनानी पड़ती है, अपने खाद का निर्माण करना पड़ता है। अच्छा, आपको शुरुआत में कोई परेशानी आई? हाँ, शुरुआत में मैंने आपको बताया ना, शुरुआत में जो है हमारा उत्पादन घट करके आधा हो गया। इसके अलावा कई प्रकार के रोगों से मतलब हमें फसल को बचाने के लिए हमें क्योंकि इसका अनुभव बहुत कम था, लेकिन जब 2-3 साल तक हमने किया तो अब हमें इतना अनुभव होगा कि जो रासायनिक खेती जो किसान लोग करते हैं उससे भी अच्छी तरीके से हम जैविक खेती कर रहे हैं और इसका मूल्य हमें जो है बाज़ार में इसका देवड़ा दोगुना दाम हमें जो है मिल रहा है। लेकिन हमें जो इसका जो घाटा स्टार्टिंग में जो हुआ था वो अब घाटे की हमारी भरपाई हो चुकी है और अब हमें जैविक खेती करने में आनंद आने लगा है। अच्छा, आपको वर्ष में लगभग कितनी आमदनी हो जाती है? वर्ष में हमारे पास 9 एकड़ ज़मीन है और 9 एकड़ से लगभग हमें 8-10 लाख रुपए की जो है इससे प्रॉफिट हो जाती है। और ये प्रॉफिट जो आज होती है वो हमें रासायनिक खेती से इससे आधी प्रॉफिट होती थी, लेकिन आज हमारी जो है प्रॉफिट भी बढ़ गई है और हमारा खर्च जो है बिल्कुल जीरो, शून्य बजट। अच्छा, तो आप अपने खेतों में कौन कौन सी फसल उगाते हैं? हम खेतों में गेहूँ, चने और लहसुन, प्याज और बरसात के समय में हम जो है इसमें ज्वार, बाजरा और तुअर इस प्रकार की फसल उगाते हैं। और अभी गर्मियों में जो है थोड़ा सा पानी की कमी होने के कारण हमारे पास में जो है अगर गर्मियों में पानी होता तो एक मूंग की भी जो खेती है बहुत अच्छी खेती है वो, लेकिन पानी की थोड़ी कमी होने के कारण हम मूंग की खेती नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो आप सिंचाई किस प्रकार से करते हैं? सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से हम इसकी सिंचाई करते हैं। और पहले कुएं भी थे लेकिन अभी कुआं हमारा गिर चुका है, लेकिन अब ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से हम सिंचाई करते हैं। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दांगी जी, आपने जैविक खेती कहाँ से सीखी और सरकार से आपको इसमें क्या मदद मिली? देखिए, यहाँ तक कि सीखने का सवाल है तो शुरुआत में तो हमने स्वयं अपने अनुभव से जैविक खेती की, लेकिन हम कुछ ऐसे तरीके हैं जो
वैज्ञानिकों द्वारा जो सुझाए गए हैं उसको केवीके के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे सीहोर में स्थित है, वहाँ के वैज्ञानिकों से हम समय समय पर संपर्क करते हैं। और वास्तव में आज हमारी सरकार ने जो नारा दिया है जय किसान और जय जवान, और साथ भी तीसरा जो नारा दिया है जय विज्ञान। साथियों, विज्ञान के बगैर कुछ भी संभव नहीं है और विज्ञान से हमें इसमें बहुत बड़ी मदद मिली है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने जो है वर्मी कंपोस्ट और नई नई तरह के केंचुए उसमें विकसित किए हैं, इसलिए विज्ञान के द्वारा आज हमें बहुत ही इसकी सहायता मिली है। हम जो है वेस्ट डिकम्पोजर और वर्मी कंपोस्ट द्वारा खाद का निर्माण करते हैं। इसमें गोबर गैस की सैलरी को एक टैंक में इकट्ठा करके और खेतों पर इसका छिड़काव करते हैं। और बीच बीच में हमें जो है सरकार की इसमें बहुत बड़ी जो है मदद इसकी मिलती है। आज शासन द्वारा हमें स्प्रिंकलर सिस्टम जो है अनुदान पर प्राप्त हुआ है और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जो पिट जो है उसके लिए भी शासन ने हमें अनुदान दिया है। इसके अलावा शासन के हमें समय समय पर बहुत अनुदान, अभी जो है सोलर पंप, सौर ऊर्जा का जो पंप है वो भी शासन द्वारा 90% सब्सिडी से हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि बगैर शासन की सब्सिडी के, बगैर शासन की सहायता के जैविक खेती संभव नहीं है। हमें हमारे जो मामा जी शिवराज सिंह जी चौहान जी हैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आज उनकी इतनी मदद किसानों को मिल रही है कि आज जो है पूरा किसान जो है खुशहाल है, क्योंकि बगैर सरकार की सहायता के ये सब चीज़ें संभव नहीं है। अच्छा, तो आप फसलों में कीटनाशक कौन कौन से डालते हैं? कीटनाशक के लिए हम जो है नीम का स्प्रे करते हैं और पंचपत्ती काढ़ा बनाते हैं, और इसके अलावा गोबर गैस की सैलरी है उसको हम जो है फसलों पर स्प्रे करते हैं पानी में घोल करके। अच्छा, तो ये कैसे बनाते हैं आप? हम जो है खाद के लिए जो जीव अमृत बनाते हैं उसमें 2 किलो गुड़ और 1 किलो तालाब की मिट्टी और इसके अलावा 15 लीटर गौमूत्र और 20 किलो गोबर, इन सब का मिश्रण करके जो है 8 दिन के लिए इसको हम रख देते हैं एक ड्रम में घोल करके, और सुबह शाम इसको जो है सीधी दिशा में जो है इसको घुमाते हैं। इससे जीवाणुओं की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आज जो कंपनियां जो खाद बना रही है वो खाद इसकी तुलना में कहीं इसके मुकाबले में जो है उसकी टक्कर में नहीं है। हमारे पूरा परिवार जो है इस खेती में, क्योंकि जैविक खेती एक ऐसी खेती है कि इसमें जितने भी लोग हैं वो कम पड़ते हैं, हमें इसमें मजदूरों का भी जो है साथ लेना पड़ता है। और एक्चुअली जो है जैविक खेती तो एक ऐसी खेती है इसमें बगैर रासायनिक के ये खेती होती है। इसमें निंदाई गुड़ाई के लिए जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं वो भी कम पड़ जाते हैं, इसलिए परिवार का हमारा इसमें जो है पूरा योगदान रहता है और बगैर परिवार की सहायता के जैविक खेती संभव भी नहीं है। इसलिए हमारे परिवार के सभी लोग इसमें हमारा बराबर साथ देते हैं। और इसके अलावा फसल जब कट जाती है, कट कर तैयार हो जाती है, इसकी थ्रेसिंग करने के बाद में इसे को जैसे अभी जो समय चल रहा है इसमें इसकी ग्रेडिंग चल रही है, तो हमारे घर के सभी लोग उसमें जो है लगे रहते हैं और समय समय पे हमारा पूरा उसमें साथ देते हैं। धन्यवाद दांगी जी। तो ये थे सीहोर जिले के प्रगतिशील किसान बाने सिंह दांगी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत और प्रयासों से ये मुकाम पाया। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। सीएम ने की किसानों को राहत राशि वितरित। खरीफ 2020 की ऋण अदायगी 30 अप्रैल तक। किसान फसल समर्थन मूल्य पर ही विक्रय करें। गन्ने के साथ मूंग की अंतर्वर्ती खेती और अनाज भंडारण में आवश्यक सावधानियां। अब खबरें विस्तार से।
सीएम ने की किसानों को राहत राशि वितरित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण एवं राहत राशि वितरण कार्यक्रम अंतर्गत मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 17 लाख किसानों को 340 करोड़ रुपए एवं राहत राशि की द्वितीय किश्त के अंतर्गत 30 लाख किसानों को 1530 करोड़ रुपए का सिंगल क्लिक से वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय होशंगाबाद में कलेक्ट्रेट कार्यालय सभा कक्ष में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को सुना गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल सहित कलेक्टर धनंजय सिंह, सीईओ मनोज सरियाम सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। होशंगाबाद जिले के कुल 24,913 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया। खरीफ 2020 की ऋण अदायगी 30 अप्रैल तक। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया के अनुरोध पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खरीफ 2020 के ऋणों की अदायगी के लिए अंतिम तिथि 28 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 कर दी गई है। श्री चौहान ने अवधि बढ़ाकर प्रदेश के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के कृषकों की खरीफ में सोयाबीन एवं अन्य फसलों का उत्पादन बिगड़ने के कारण कृषक 28 मार्च 2021 पर अपने खरीफ 2021 के ऋण की अदायगी करने में सक्षम नहीं थे। इससे अंतिम तिथि पर ऋण की अदायगी न होने के कारण कृषकों का ऋण वितरण से अंतिम तिथि पर 7% तथा 28 मार्च 2021 से 13% ब्याज का भार आता। तिथि बढ़ जाने से किसानों को 0% पर ऋण सुविधा जारी रहेगी। श्री भदौरिया ने कृषक भाइयों से अपील की है कि वे अपने खरीफ ऋणों की अदायगी 30 अप्रैल 2021 के पूर्व जमा कर कालातीत होने से बचें और शासन की 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण का लाभ लेते हुए अपनी समृद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। किसान फसल समर्थन मूल्य पर ही विक्रय करें। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने फेसबुक पर किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी फसल समर्थन मूल्य पर ही बेचें। श्री पटेल ने बताया कि बारिश एवं ओला प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि यदि उनकी फसल खराब हुई है और सर्वे अभी आरंभ नहीं हुआ है तो स्थानीय कृषि राजस्व विभाग के अधिकारियों, तहसीलदार, एडीएम एवं जनप्रतिनिधियों को खराब हुई फसलों की तत्काल सूचना दें। श्री पटेल ने प्रदेश के किसान भाइयों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना काल में हमारे अन्नदाताओं ने बम्पर पैदावार की है, जिससे विगत वर्ष मध्य प्रदेश गेहूं खरीदी में पंजाब को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 राज्य बना। इस वर्ष हमने 135 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है। और अब जानते हैं गन्ने की अंतर्वर्ती खेती के बारे में। गन्ने के साथ मूंग की अंतर्वर्ती खेती, जो किसान भाई केवल गन्ना की फसल लेते हैं, उन्हें गन्ना की फसल से कम आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इस वर्ष बसंत काल में बोई गई गन्ना की फसल अप्रैल से अंकुरण पश्चात जून तक छोटी रहती है। मानसून आने पर ही गन्ना की फसल अपनी वृद्धि करती है, अतः 3 महीने 2 गन्ना के बीच कतारों की जमीन खाली रहती है। इस भूमि का सदुपयोग हेतु कतारों के बीच गर्मी की मूंग लगाकर उन्हें आदानों में खेती की जा सकती है। गन्ना लगाने में कतार से कतार की दूरी 3 फीट रखें। कतार में गन्ना लगाने के बाद खाली मेड़ पर देशी हल बैल से अथवा बैल चले सीड्रिल से 2 कतार मूंग की बोनी कर देवें। जो किसान भाई पेड़ी गन्ना में मूंग लगाना चाहते हैं, वे खेत से पटाई हटाने के बाद देशी हल अथवा बैल चले सीड्रिल से कतारों के बीच में मूंग की बोनी करें और सिंचाई कर देवें। मूंग की पीडीएम 139 टीजीएम 3 का 2 किलोग्राम प्रति बीघा बीजों को कार्बेंडेजियम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम उपचारित कर बोनी करें। अनाज भंडारण में आवश्यक सावधानियां। सुरक्षित भंडारण करने के लिए सर्वप्रथम भंडारण गृह की आवश्यक साफ सफाई करें। भंडारण गृह की दीवारों में दरारों या गड्ढों को सीमेंट या प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से भर देवें। इसके बाद 10 लीटर चूने के घोल में 150 ग्राम फिटकरी मिलाकर पुताई करें। दीवारों को नमी से बचाने के लिए ज़मीन से 2 मीटर की ऊंचाई तक कोलतार पोत दें। बोरों में भंडारण के लिए भंडारण गृह नमीरोधक होना आवश्यक है। दीवार पक्की होनी चाहिए। भंडारण करते समय अनाज में नमी की मात्रा 8 से 10% या इससे भी कम होना चाहिए। भंडारण के पहले अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखा लें। अनाज के दाने को दांत से तोड़ने पर कट की आवाज़ आना भंडारण के लिए उपयुक्त माना जाता है। भंडारण गृह एवं पात्रों को वायु एवं नमीरोधी होना चाहिए ताकि हवा प्रवेश ना हो। साथ ही वर्षा ऋतु में अधिक नमी ना बढ़े।
कम समय के लिए भंडारण अधिकतर बोरों में किया जाता है। संभवतः नए बोरों का उपयोग करना चाहिए। यदि पुराने बोरे उपयोग करते हैं तो उनको 15 मिनट तक उबलते पानी में रखें। 6 घंटे कड़ी धूप में सुखाएं। बोरों को लकड़ी की पट्टियों पर पॉलीथीन चादर बिछाकर दीवार से कम 2 फीट दूरी पर रखें। तो किसान भाइयों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।